विधायक श्री आलोक चौरसिया जी और यहां मंच पर उपस्थित प्रदेश के प्रशिक्षण प्रमुख श्री मनोज सिंह जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री किसलाई तिवारी जी, जिला के प्रभारी श्री विनय जायसवाल जी। अब तो एक लाइन से है बहुत सारे, तो इसलिए आप सब लोग क्षमा करेंगे, मैं आप सब लोगों के नाम को जानता हूं। और मंच पर उपस्थित हम सब लोगों के जो गार्जियन है, आप कह सकते हो कि वर्षों से हम सब लोग साथ में काम किए, मैं उनका तो नाम जरूर लूंगा, श्री श्याम नारायण गोटे जी और मंच पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के जिला और प्रदेश के नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों। तो मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोर से आप सब लोग नारा लगाएंगे। अगर थोड़ी बहुत नींद आ रही है तो वो ये दौड़ भाग जाएगी। भारत माता की। देखो भाई, पीछे हाथ नहीं उठ रहा है, कोई हेमंत सोरेन को भेजा हुआ लोग नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी माँ बहने लोग लगता है जो उपवास में, इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं जल्दी से। और हमारे देश की सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से सबसे अधिक चिंता किसके करते हैं? मां बहनों की चिंता करते हैं, गांव की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं, किसानों की चिंता करते और मजदूरों की चिंता करते। अभी आपको बता रहे थे, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में, तो उस समय उन्होंने कहा था कि भाई हमारी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, हमारी सरकार मां बहनों को समर्पित रहेगी, हमारी सरकार गांव को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी। तो उस समय लगता था कि शायद नेता तो ऐसे ही भाषण देते, लोग उसको मजाक उड़ाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसी काम को करना उन्होंने प्रारंभ किया। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? हमारी मां बहनों की इज्जत को उन्होंने सुरक्षित किया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा भारतवर्ष घूमे हुए थे। उनको पता था कि देश में गरीबों की हालत क्या है। गरीबों के घरों में शौचालय नहीं होता था, या सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद, क्योंकि इस समय का वो इंतजार करते थे, कितनी कठिनाइयों में होते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला काम गरीबों के घरों में इज्जत घर भी बनाने का काम किया। अगर ये किसी ने समझा और ये किसी ने काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी आपको बता रहे थे, गरीबों के झोपड़ी में हम सब लोग रहते थे, झोपड़ी में रहने वालों को लगता था कि हमारे नसीब में नहीं है पक्का मकान की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गरीबों को भी पक्का मकान दी जाएगी। और पहले आपको बताए, पहले किस प्रकार से पक्का मकान बनता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, और आवास के साथ उन्होंने कहा कि चूल्हा भी मिलेगा, गैस कनेक्शन भी मिलेगा। पहले याद करो, पहले लोग सोचते थे गैस चूल्हा में खाना कौन पकाएंगे? शहर में रहने वाले पकाएंगे। लोगों को लगता था कि शहर में रहने वाले लोगों के लिए सब गैस है, शहर में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा गैस की चूल्हा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों तक भी गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा फ्री में पहुंचा दी, ताकि आज गरीबों के घरों में भी ये उपलब्ध है। और इतना ही नहीं, जब रक्षाबंधन का समय था, पिछले रक्षाबंधन के दिनों में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रसोई या गैस में भी 200 रुपए की सब्सिडी दिया।
जिन मां बहनों ने उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया है, उन मां बहनों के लिए उन्होंने पहले से 200 रुपए की सब्सिडी का उस दिन और 200 रुपया दिया, यानी 400 रुपए की सब्सिडी दिया। और उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में आज भी बड़ी तादाद में मां बहनें हैं जिनके घर में गैस की चूल्हा और गैस की कनेक्शन। वैसे मां बहनों के लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 लाख फिर से गैस कनेक्शन देने की उन्होंने योजना बनाई है। आने वाला समय ऐसी गरीब मां बहनों के घरों में भी गैस और गैस कनेक्शन पहुंच जाए। तो ये अगर कोई सोचते हैं गरीबों के बारे में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। पहले आप याद करिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कब का हो गया था, जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री, लेकिन गरीबों की पहुंच बैंक तक नहीं थी, चौखट पार नहीं कर पाते थे। गरीबों को कोई घूस ने बैंकों में नहीं देता था। उस समय तो बैंक में खाता सिर्फ शहर के रहने वाले, पैसे वाले और नौकरी चाकरी करने वालों का ही था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बना, गरीबों को भी खाता बैंकों में खुलवाए, जनधन खाता खुलवाए, पैसा नहीं तो जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाए, लेकिन गरीबों का भी बैंक में खाता खुलवाए। लोग क्या कहते थे कि भाई खाता तो खुला, गरीबों के पास पैसा कहां है। अभी आपको बता रहे थे कि जितनी भी प्रकार की सब्सिडी होती है या अनुदान मिलता है गरीबों को, सीधे दिल्ली से वो पैसा खाते में भेज देते हैं। और आप याद करिए कोरोना के काल में तो पूरी धरती में सब कुछ बंद हो गया था। तब कारखाना बंद था, गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी, रेलगाड़ी बंद था, हवाई जहाज भी बंद था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस समय लोग चिंतित थे कि आप कैसे बचेंगे, कैसे बचाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उस जनधन खाते में, गरीबों के खाते में उन्होंने पैसा भेजने का काम किया। और उसके बाद इस देश के 80 करोड़ की आबादी को फ्री में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी देने का काम कर रहे हैं। तो ये है नरेंद्र मोदी जी, ताकि कोई गरीब के बच्चे भूखे नहीं रहे, इसकी भी वो चिंता करते। देश के प्रधानमंत्री आप सोचिए, 80 करोड़ की आबादी, अमेरिका की आबादी, यूरोप की आबादी, दोनों महाद्वीप की आबादी को हम मिला देंगे तब वो 80 करोड़ की आबादी होती है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो उतने लोगों को अनाज पहुंचा दिया। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि पहले गरीब बीमार होते थे, अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज नहीं होता, उसके इलाज के लिए भी देश के प्रधानमंत्री ने चिंता की। और उन्होंने क्या कहा कि अब हर गरीब को आयुष्मान कार्ड उनको मिलेगा, स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा, ताकि 5 लाख रुपया तक के उनके बीमा होगी। अच्छे से अस्पतालों में 5 लाख रुपया तक की वो इलाज करा सकते हैं। अगर ये सुविधा किसी ने कोई उपलब्ध कराई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराया। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि झारखंड में गरीबों के पास आज भी वो क्या कहते आयुष्मान कार्ड लोगों तक नहीं पहुंचा है। मैंने लोगों से कहा, हेमंत सोरेन जी से कहा कि भाई आपको मौका मिला है, एक आप आयुष्मान कार्ड पहुंचा देना और उनकी इलाज की समुचित व्यवस्था करना। अगर इस सरकार ने नहीं किया तो 2024 में जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो ये जो अफसर है, ये जो कर्मचारी है, आपके घर घर आकर के, गरीबों के घर में आकर के आयुष्मान कार्ड भी पहुंचा दिया जाए। ये लोग चिंता करेंगे आपकी इलाज कैसे होगी, कहां होगी, अच्छे ढंग से इलाज हो। यही मैं आज आप सबसे कहने के लिए, बताने के लिए आया हूं। इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से यही कह रहा हूं, आज आप देखते हैं किसानों के खाते में भी देश के प्रधानमंत्री साल में 6,000 रुपया भेजते।
झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार, उसमें भी अरंगा डालते कि उसकी जो समस्याएं आती है, किसान जो कि कई घासों में भाग गए हैं, लेकिन सरकार को इन समस्याओं का समाधान करनी चाहिए। आज पलामू में जैसे जिला में 2 वर्षों में बारिश नहीं हो रही, अचानक तूफान की स्थिति है, और जहां थोड़ा बहुत हुआ किसी के पास धान पे लोगों ने बेचा तो उसका पैसा भी समय पर नहीं मिलता है, और साथ ही लोग इंश्योरेंस कराता है तो बीमा का लाभ भी पलामू के झारखंड के किसानों को ठीक से मिल नहीं पाता है, क्योंकि सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबसे यही निवेदन और यही अपील यही कहने के लिए मैं आया। और आगे देखते हैं, जब से झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसी समय से कहते रहा, नौजवानों को धोखा देते रहा। और विधानसभा में कहा कि हमारी सरकार रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज तक न रोजगार दिया न बेरोजगारी भत्ता दिया, बल्कि प्रत्येक साल कहता ये साल नियुक्ति वर्ष रहेगा। 2020 समाप्त हो गया, 2021 समाप्त हो गया, 2022 समाप्त हो गया, अब 2023 भी समाप्त होने को है, लेकिन कोई नियुक्तियां नहीं हुई। अब थोड़े बहुत देखते, कहीं वो नियुक्ति पत्र बांटते हाई स्कूल के टीचरों का, कहीं वो नियुक्ति पत्र बांटते पंचायत सेवक BLW का, तो उसकी सबकी सब परीक्षा पिछले रघुवर दास जी की सरकार में सब हो गया था, और उसी कारण मैंने विलंब थोड़ी सी हो गई तो सरकार बदल गई। अब उसी को वो भी तब बांट रहा है जब वो नौजवानों को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगानी पड़ी, और उसी को वो बांट रहे, अपने तो इन्होंने कुछ किया नहीं। अभी यहां बैठे हुए थे, अर्चना भी बता रही थी, भाई पेयजल की यहां समस्या है, दूसरी भेज का वो तो कहीं शुरू ही नहीं हुआ, जबकि पहले सब रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजा गया है। और ये जानकारी मिली कि 4 तारीख को पलामू ईडी ने वहां नोटिस दिया था, वहां हाजिर नहीं होना था, भाग करके पलामू आए थे, और एक मेगा क्या कहते हैं डेयरी प्लांट के उद्घाटन के लिए, तो वो भी अभी आपको आलोक जी बता रहे थे कि 2016 में ही उसका शिलान्यास हुआ था, और काम भी जब प्रारंभ हुआ था इसकी, तो रघुवर दास जी की सरकार ने की थी। इनका उसमें कोई क्रेडिट नहीं था, बल्कि वो रांची से भाग करके आए थे पलामू, और ये उद्घाटन कर रहे थे। और इसलिए मैं अलग से लोगों को यही कहने के लिए आया हूं। और आज जो झारखंड में विकास का काम देख रहे हैं, ये हेमंत सोरेन के हाथों विकास नहीं हुआ, कांग्रेस के कारण विकास नहीं हुआ। अगर आज विकास का काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है। अब याद करिए, इस प्रदेश में झारखंड बना है, किसने बना है? हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हमारे बाबूजी अलग लड़ के लड़ाई लड़े थे। हमने कहा था लड़ तो जरूर रहे थे, लेकिन अलग राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे। दिल्ली में बैठ करके पैसे ले रहे थे, नरसिंहा राव से पैसे लिए, कांग्रेस के वोट में खेलते रहे। आज उस पैसा के कारण बिहार जेल भी गए, पूरी दुनिया शांति है इस बात को। और झारखंड कब बना? जब 1998 में 1999 में इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। और झारखंड राज्य बनने के बाद इस आपकी पलामू में कितना विकास हुआ। सरकारी कामों की तो अभी आपको यहां गिनाए, मैं उनको गिना नहीं रहा हूं, लेकिन प्राइवेट में अगर आप देखेंगे, अनेकों इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुला है आपके राज्य क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज भी खुला है, हॉस्पिटल भी खुला है, कई एक बीएड कॉलेज भी खुला है, कई एक स्कूल कॉलेज खुला। पहले तो 2000 के पहले यहां कहां खुला था? आप जरा एक बार नजर दौड़ा के गढ़वा से लेकर के पलामू तक दौड़ा करके थोड़ा देख लीजिए। उस समय भी सरकारें होती थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो विकास का काम प्रारंभ हुआ, और चारों तरफ ये काम दिखाई पड़ता है।
मैं लोगों से कहता हूँ, यहाँ बूढ़े बुजुर्ग सारे लोग बैठे हुए, हमें याद है शायद 92 में श्याम नारायण जी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय हम राजनीति में नए रंग रोक आए हुए थे। तो पूरे समय, उस समय तो 14 दिन नहीं, हमको लगता है लंबा समय तक होता था। तो हम लोग गढ़वा क्षेत्र में कैसे घूमते थे तो मुझे पता है। मैं क्या कह रहा था कि पहले गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं हुआ करती थी, लोग मेला जाते थे, हाट बाजार जाते थे, पैदल जाना पड़ता था। यहां तक कि शादी में बारात भी लोग जाते थे बहू को लाने के लिए, तो पैदल जाना पड़ता था। तो संग्राम लोग थे तो बैलगाड़ी लेके लोग जाते थे। बात सही है कि नहीं बताइए भाई? कांग्रेस ने तो लंबी समय तक राज किया था, उससे पहले राजद ने भी राज किया था जाते बिहार में, लेकिन किसी ने भी गांव की कोई चिंता किया? लेकिन देश में जब बीजेपी की सरकार बनी और प्रदेश में भी जब बीजेपी की सरकार बनी, तो अभी जिस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चर्चा हो रही थी, गांव तक सड़कें भी पहुंचाने का काम किया, नदी नाले में पुल पुलिया भी बनाने का काम किया गया। अब तो कितना आनंद है, लोग पैदल अब मेला भी नहीं जाते, हाट बाजार भी नहीं जाते, शादी में पैदल जाने की बात तो दूर की बात है। अब तो सब बस से जाते हैं, वो भी चकाचक बस से जाते हैं। बात सच है कि नहीं बताइए? अगर ये काम किसने किया? मोदी जी ने किया, बीजेपी की सरकार ने किया। क्योंकि बीजेपी की सरकार जब बनती है तो विकास का काम करते हैं, बाकी लोगों की सरकार जब बनती है तो भ्रष्टाचार करते हैं, लूटते हैं। उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है विकास से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जो सुविधाएं आज राज्य में, जो सुविधाएं दिल्ली में, वो सुविधाएं गांवों तक भी हम पहुंचा देंगे। और उस काम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए। पहले गांव के लोगों ने बिजली का दर्शन भी नहीं किया था। बात सच है कि नहीं बताइए? बीजेपी की सरकार बनी तो गांव तक बिजली पहुंच गई। मैं तो आप ही के प्रमंडल की घटना लोगों को बताता हूँ, सब जगह बताता हूँ। जब हम मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक बार एक रात को बेतला में रुके और बेतला से दिरवा की बाई रोड हम नेत्रहाट जा रहे थे, कुछ मीटिंग वोटिंग बेतला करके। तो महुआ डाल बीच में पड़ता है। महुआ डाल बड़ी शिक्षित गांव है, इलाका है, आप सब लोग जानते हैं। वहां आदिवासी लोग रहते हैं, काफी पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी अफसर भी है, रिटायर्ड है, सब प्रकार से। यानी कहने का मतलब वो शिक्षित ब्लॉक है। नौजवानों ने हमारी गाड़ी पे रोक दिया, हमसे पूछा कि हम रोका, तो हम गाड़ी से उतरे। हमने कहा कि भैया तुम लोगों ने रोका क्यों? बोला कि सर ब्लॉक बहुत पहले बन गया, लेकिन हमारे ब्लॉक में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, आप बिजली पहुंचा दीजिए। हम लोग इसीलिए आपकी गाड़ी को रोके। हमने कहा कि कहां कहां बिजली आई है, आगे पीछे बता दो। बता दिया लोगों ने। हमने कहा कि रुक जाओ, 3 महीना में आपके महुआदार ब्लॉक हेडक्वार्टर में बिजली आ जाए। फिर हमारी गाड़ी को लोगों ने छोड़ दिया। फिर हम चले गए अफसरों को, मैंने कहा कि वहां बिजली 3 महीना में पहुंचाना है। फिर अफसरों ने दिन रात मेहनत किया, लग करके बिजली वहां पहुंचा दिया। और हमसे फिर अफसरों ने कहा कि सर बिजली पहुंच गई, थोड़ा स्विच ऑन कर दीजिए। एक दिन चलिए, फिर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, वहां उतरे, फिर नौजवानों ने घेरा। बोला कि हम लोगों की बात सुन लीजिए, पहले तब स्विच ऑन करिएगा। हमने कहा कि भैया क्या हुआ, अगर घर घर नहीं लगा है तो लग जाएगा। तो बोला कि नहीं, एक आदमी करंट से मर गया है। तो हमने कहा कि करंट कैसे मरा? पहले तो हमें थोड़ा गुस्सा आया था, लगा कि अफसरों ने लापरवाही किया होगा। हम पूछे कि कैसे मरा बताओ? बोला कि सर पता नहीं था, उनको लगा कि बिजली कैसे लगता है छूने से, इसलिए वो खंभा में चढ़ करके छू दिया। अब बताओ, ये हालत थी झारखंड की गांव की, छोड़ दीजिए ब्लॉक हेडक्वार्टर की, जहां तक लोगों ने बिजली नहीं देखा था। अभी कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों तक इस देश में राज किया था और उन्होंने कभी गांव की वो चिंता नहीं की कि गांव के लोग भी बिजली का दर्शन कर सके। अगर इसकी किसी ने चिंता की तो बीजेपी ने की, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो विकास का काम आप देख रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार के हाथों ही हुआ है, दूसरा किसी ने कोई किया नहीं है विकास की। तभी आज ये आप देख रहे, आज के लड़के पढ़े लिखे हैं, भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है।
स्कूलों में मास्टर की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, दवा की कमी है, कोई देखने वाला नहीं है। हेमंत जी, आप तो चाहे तो आप बाहर कर सकते हो, लेकिन उनको कहां चिंता है गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। ने कहा कि आप सब लोग थोड़ा चिंता करिए, 2024 में जैसे ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, 6 महीनों के अंदर स्कूल में मास्टर भी दिखेंगे, अस्पतालों में डॉक्टर भी दिखेंगे। यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया। किस प्रकार से इस प्रदेश में जो विकास की गाड़ियां रोक गई है कि आप सब लोग अच्छी तरह से मौजूद। सरकार का काम क्या होता है? कानून व्यवस्था को ठीक रखना। लेकिन आज इस प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आए दिन हो रहा है। कहीं कोई आज सुरक्षित लोग नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है? हालत इतनी खराब हो गई इस राज्य में, आज कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि पुलिस तो वही है। जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, अपराधी बेखौफ होकर के भाग रहे थे, करके खौफ खाते थे, झारखंड से भागे फिरते थे। लेकिन आज हेमंत सोरेन के राज्य में बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर आज खौफ में लोग जी रहे हैं तो झारखंड की जनता जी रही है। हमने कुछ मित्रों से पूछा कि भाई ये थोड़ा बता दो कि आखिर क्या हो गया, पुलिस तो वही है। बेटी राम जी भी पुलिस ऑफिसर रहे, आपको कभी इनसे बात कर लेना तो बता देंगे आपको स्थिति। तो हमने पता किया कि में क्यों हुआ, पुलिस क्यों ऐसी कमजोर पड़ गई। तो लड़कों ने पता करके हमें बताया कि सर मामला दूसरा है। पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज हेमंत सोरेन ने पुलिस को वसूली में लगा दिए है। रोड के किनारे पुलिस खड़ी रहती है और देखता है कि नदी नाला से कोई ट्रैक्टर से बालू को लेकर के लोग नहीं जाते। बात सही है कि नहीं बताइए? और बालू लेकर के लोग जाते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, हरा नोट दीजिए छोड़ देंगे, और नहीं तो कोर्ट से आपको जमानत करना पड़ेगा। यही हालत है इस प्रदेश की। और मैंने हेमंत सोरेन जी को विधानसभा में कहा हम लोगों ने कि भाई आप झारखंड में निर्माण का काम तो बालू से होता है, गिट्टी से होता है, सीमेंट से होता है, रोजगार बढ़ता है, तो कम से कम इस काम को आप छोड़ दीजिए या तो आप नीलामी करा दीजिए। कम से कम पुलिस तो तय तंग नहीं करेगी, और नीलामी आप नहीं कराते तो फ्री करा दीजिए। अब कहते झारखंड के बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगा दीजिए ताकि बालू की कोई तस्करी नहीं हो। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, बालू की तस्करी यूपी की ओर जाता है, बिहार की ओर जाता है, बंगाल की ओर जाता है, छत्तीसगढ़ की ओर जाता है चोरी छुपे। लेकिन झारखंड के अंदर में किसानों को अपनी घर बनाने के लिए बालू नहीं मिलता। हमने कहा कि याद करो भाई, 2000 में जब झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, राज्य के अभी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय तो हमने कह दिया था कि भाई झारखंड बना है, नया है, इसलिए निर्माण का काम होगा, बालू किसी को फ्री कर देना है। और उस समय से 2013 तक बालू फ्री था। लेकिन 2013 में क्या हुआ? अर्जुन मुंडा पहले मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम। इसके बाद हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा को हटा दिया, कांग्रेस के साथ मिल करके मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद हेमंत सोरेन ने क्या किया कि मुंबई से, दिल्ली से बालू चोरों को ले आया और झारखंड से उसी समय से बालू की एक तस्करी होने लगी। और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, क्या झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। यही निवेदन और यही संकल्प के साथ जहां से हम सब लोगों को जाना है। इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार है, सरकारी दफ्तरों में कहीं भी जाते बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। चाहे छोटा काम हो, कोई भी प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप जाते हैं तो पैसा लगता है। और इसलिए मैं आप सभी भाइयों और बहनों से यही कहने के लिए मैं आया हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड को बनाने के लिए आप यही संकल्प लेकर के यहां से जाना है। तीसरा, जो इस प्रदेश में लूट मची हुई है,
बालू की लूट है, कोयला की लूट है, पत्थर की लूट है, जमीन की लूट है, चारों तरफ लूट ही लूट है। और उन लुटेरों को संरक्षण कौन दे रहा है? इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। अभी आप देख रहे होंगे ईडी वाले ने जब दलालों को पकड़ा, बिचौलियों को पकड़ा, भरत डॉक्टरों को पकड़ा, मुख्यमंत्री को कहा है कि वे आप केस और करिए, लेकिन वो केस करते नहीं है, बल्कि उन दलाल और भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए दिल्ली से वो महंगी वकीलों को लाते हैं, करोड़ों टका भी खर्च करते हैं, उससे आप कैसे उम्मीद करते। और इसलिए आज अगर आप देखते हैं हेमंत सोरेन जी कहते थे कि हम किसी से डरते नहीं है, शिबू सोरेन के बेटा है, हिम्मत है तो हिम्मत है। ईडी वालों ने नोटिस दिया तो यहां से वहां बचने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट ये भागे फिर रहे हैं। और कल तो मैंने एजेंसी का एक न्यूज देखा, हेमंत सोरेन जी कहता है झारखंड में जमीन तो बिक्री होता नहीं है, फिर हम खरीदेंगे कहां से। हमने कहा यार किसको तुम ठग बना रहे हो? आप दुमका के खिजोरिया में बड़का महल बनाए हो, किसके जमीन पर कैसे आपने लिया है? नहीं बिकता तो कैसे आपने वहां मकान बनाया? और रांची में भी कई एक जमीन 108 दिन तो हेमंत सोरेन ने खुद सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, और वो जमीन सब के सब रांची से लेकर के दुमका तक आदिवासियों की जमीन है। और इसके बाद भी वो कह रहा है कि भाई यह जमीन नहीं है, बिक्री यहां नहीं होता है। और जब होता नहीं तो डर के भाग क्यों रहे हो? और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आप ये संकल्प लेकर के यहां से जाना, इस झारखंड से, इस लुटेरों सरकार से झारखंड को बचाना है, उस लूट से बचाना है, दलालों से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है। यही कहने के लिए मैं आया हूं। और आखिरी में मैं कहूंगा कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए कैसे काम करते आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने अभी एक बड़ा नया बिल बनाया, बिल पास किया है हमारी मां बहनों के लिए। आप विधानसभाओं में भी 33% मां बहनें छोड़ करके विधायक बनेगी, लोकसभा में भी 35% मां बहनें सांसद बनेगी। बड़ा बात है कि नहीं? देश दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारतवर्ष में देश के प्रधानमंत्री जी ने मां बहनों को भी ये सम्मान किया। और उसके साथ साथ उन्होंने हमारे जो देश के अंदर में कारीगर के जो परंपरागत कारीगर, चाहे वो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला हो, चाहे वो लकड़ी का कुर्सी बनाने वाला हो, चाहे वो लोहा का काम करने वाला हो, सोना का काम करने वाला हो, ऐसा 18 ट्रेड के लिए 13,000 करोड़ रुपया का भी काम किया है। और उनको नई तकनीक से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कारीगरों को। और ट्रेनिंग पीरियड में भी प्रत्येक दिन 500 रुपया भत्ता, और ट्रेनिंग समाप्त होते ही 15,000 का किट्स भी दिया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक रोजगार के लिए पहले सस्ते लोन, ब्याज दरों पर लोन 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख रुपया दी जाएगी, ताकि वो भी व्यवसाय कर सके, रोजगार कर सके। और देश के प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। और जिस दिन से इन्होंने ये नारा दिया है, और ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई वालों ने काम प्रारंभ किया है, अभी तक मोदी जी के राज्य में 1 लाख करोड़ से भी अधिक की संपत्ति को सरकार ने जब्त किया है भ्रष्ट लोगों से। तो आज वो सारे भ्रष्ट लोग एक होकर के क्या कहते हैं कि 2024 में मोदी जी को रोकना है। तो इसलिए हम आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, जो परिवार और पैसे के लिए जो राजनीति करते हैं, जो अपने लिए जो लोग राजनीति करते हैं, अगर वो मोदी जी को रोकना चाहते हैं, तो जो मोदी जी देश की गरीब किसान मजदूरों के लिए जो राजनीति करते हैं, मां बहनों के सम्मान के लिए जो राजनीति करते हैं, तो हमें भी ये संकल्प लेकर के जाना कि 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यही संकल्प लेकर के यहां से जाए। इन्हीं शब्दों के साथ
अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी।